मेरा नाम निधि है और मैंने सीटेट दिसंबर 2025 का पेपर 2 एग्जाम को पास किया है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सीटेट के सीडीपी सेक्शन से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सीटेट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे सीटेट के एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम में, और जिसमें से 4 भाग में बटा हुआ होता है। पहला भाग सीडीपी का होता है, दूसरा भाग हिंदी का होता है, तीसरा भाग इंग्लिश का होता है और चौथा भाग जिनका बीएससी होता है उनका गणित एवं विज्ञान होता है, और जिनका आर्ट्स होता है उनका सामाजिक विज्ञान होता है। तो आज हम लोग सेक्शन 1 पर बात करेंगे कि ये जो पेडागोजी के 30 क्वेश्चन हैं इनको आज हम लोग हल करेंगे। देखिए, पेडागोजी इन चारों सेक्शन में पूछी जाती है। आप किसी भी सेक्शन में ये सोचिए कि भाषा का है, भाषा के रूप में ये सेक्शन हमारा दिया हुआ है तो इसमें पेडागोजी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी पेडागोजी आती है। इसमें ग्रामर से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और पेडागोजी से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, और इंग्लिश का भी वही हाल है। इसमें पेडागोजी के ही अधिकतर क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में तो 20 क्वेश्चन आपको हल ही करना पड़ेगा पेडागोजी का, इसलिए आप पेडागोजी को स्किप नहीं कर सकते। सीडीपी आपको समझनी ही पड़ेगी। और ये नहीं कि आप सीडीपी रट लें, सीडीपी रटने का कोई विषय नहीं है। सीडीपी को आप जितना प्रीवियस ईयर के थ्रू समझेंगे और जितना उसके प्रति उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं सीडीपी का। और देखिए, ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ ये मैं कोई अपने मन से कोई पेपर नहीं बना के लाई, बल्कि ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही को ही सॉल्व करवा रही हूँ। ये पेपर 15 दिसंबर 2024 को आया था। और चलिए, ये जो पेपर है वो पेपर 2 है, सीटेट का पेपर 2 है। देखिए, एसएसटी हो चाहे मैथ्स जिनका आए या एसएसटी आए जिनका, उनमें सीडीपी सेम ही रहता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, जिनका भी मैथ है या एसएसटी है दोनों लोग ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पेपर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन, बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। देखिए, प्रश्न को आराम से पढ़िए, समझ एक स्थापित कीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। इसका हम चारों विकल्प एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए, निरंतर बनाम अनिरंतरता, स्थिर बनाम वृद्धिशील, अनुवांशिकता बनाम पर्यावरण, और विभेदीकरण बनाम एकीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। देखिए, प्रश्न को पहले समझिए। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और भौतिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। देखिए, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कोई बच्चा गांव में जहां हर एक चीज का अभाव है, मशीनीकरण का उतना ज्यादा बोलबाला नहीं है, आधुनिकता चीज का वहां प्रवेश नहीं है, और वो जाके शहर में बस जाता है और वहां की शिक्षा को ग्रहण करता है, तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण, उसका जो पर्यावरण है वो चेंज हो गया। एक जगह से वो जाके दूसरी जगह बस गया, तो यहाँ का इन्वायरमेंट उसका दूसरा था और यहाँ का इन्वायरमेंट उसका दूसरा था। तो जाहिर सी बात है कि अब बच्चा यहाँ भले ही उन सभी चीजों के बारे में जैसे नहीं सीख पाता था, जैसे वो गांव में कोई वॉशिंग मशीन किसी के यहाँ नहीं होती है, तो शहर में गया तो वो वॉशिंग मशीन देखता है और उसके बारे में वो सीख जाता है, उसको चलाना जान जाता है। तो वही बात है कि जब बच्चा अपने एक परिवेश को छोड़कर दूसरे परिवेश में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड, अनुवांशिकता बनाम पर्यावरण सही होगा। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जब हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए कोई भी हो, जैसे हमारा ही बचपन हो तो हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में ही देखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? पहला है व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष में। सी है व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी दोनों सही है। मैं किसी दिन आप लोगों को लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में इनका एक सिद्धांत है और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तरीके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तरीके हैं। देखिए जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। नहीं हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं और वहीं हम ये गलती करते हैं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता के साथ संगठित करना। तो देखिए लेओ वाइगोत्स्की जो है वो संज्ञानात्मक विकास के रूप में हमें बताते हैं कि भाषा, प्रतीक और सांस्कृतिक उपकरण जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरण के ग्रहण और महारत में निहित है। ये उपकरण व्यक्तियों को सोचने, संवाद करने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाते हैं। और वाइगोत्स्की ने उच्च मानसिक कार्यों के विकास में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका पर बल दिया है, जिसमें मनोवैज्ञानिक उपकरण इस प्रक्रिया की मध्यस्थता करते हैं। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग में महारत हासिल करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए कौन हमारी मदद कर सकता है? जो हमसे अधिक जानता होगा। इसका देखिए जो वाइगोत्स्की है इन्होंने जेपीडी का एक सिद्धांत दिया है जिसे पाड़ भी कहते हैं, अवलंबन कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। इसका बेसिक मतलब यही होता है कि हमारे पास कम नॉलेज है, हमसे अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति आके हमें किसी चीज के बारे में जिस बारे में मुझे नॉलेज नहीं या थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बारे में मुझे बताए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक जानकार या अन्य। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, देखिए क्या प्रस्तावित किया, 4 विकल्प हैं और इनको बहुत सावधानी के साथ पढ़ना है। मैं किसी दिन ना ये हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर एक विस्तृत वीडियो लेके आऊंगी जिसमें इनके जो सिद्धांत हैं उनको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी, जिससे आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखो किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं, प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती है, मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि क्रिया की बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने पीडीएफ तो बनाया लेकिन पीडीएफ सब इधर उधर पेज हो गया, तो इसलिए मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं जो पढ़ाना चाह रही हूँ वो कहाँ चला गया है सब।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पे, अपने 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? पहला ऑप्शन है इसका, एक, स्तनपायी की परिभाषा क्या है? स्तनधारियों के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया? देखिए जो विश्लेषणात्मक होता है उसमें कैसे आता है, आप ये टैग वर्ड है इसको याद कर लीजिए, जहां कैसे आएगा वहां विश्लेषणात्मक होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशों का पालन नहीं करती है। कारण है इसका, समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने वे लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने में समान अवसरों पर बल देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्यों दोनों गलत हैं। देखिए, एक समावेशित कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती, यह कथन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि समावेशी कक्षाओं में विभेदित निर्देश प्रदान करके विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षक विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों सहित सभी शिक्षार्थियों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों, रणनीतियों और मूल्यांकन का उपकरणों का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो कथन है वो क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा मतलब आप समझते हैं, जिसमें सभी प्रकार के बालक हों, मतलब विकलांग भी हों और अच्छे बालक भी हों, तेज मतलब उच्च बौद्धिक स्तर के बालक हों, निम्न बौद्धिक स्तर के बालक हों। कक्षा विभेदित निर्देशों का पालन नहीं करती है, नहीं, विभेदित निर्देशों का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है। व्यक्ति प्रथम भाषा का प्रयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों की अपेक्षा अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करना। चलिए इसका विकल्प देखते हैं। अक्षमता से बल हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना से सही नहीं है। दूसरा हमारा ऑप्शन है, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर बल दिखाता है। अक्षमता लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशन में मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरण में क्या शामिल है? पहला विकल्प है वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल एनवासर और प्रदर्शक। तीसरा है वाक पहचान सॉफ्टवेयर, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। तो इसमें क्या नहीं होगा? पहले आप देखिए, ऐसे जो विकल्प आते हैं ना, उसमें आप ये ढूंढिए क्या नहीं होगा। तो हमें ये ऑप्शन देखने से ही लग रहा है कि बच्चा कैसा है, दृष्टिबाधित है। जब बच्चा दृष्टिबाधित होगा तो उसे दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो सांकेतिक भाषा को वो कैसे समझ पाएगा। तो अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर डी को हटा देते हैं तो हमारा विकल्प मिल जाएगा। देखिए इसमें भी डी है, ये भी खत्म, इसमें भी डी है, ये भी खत्म। और हमें ये भी पता है कि वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण होते हैं जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है। क्या उपयुक्त माना जाता है? पहला, दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो।
देखो, अति उत्तेजक हो, कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए बच्चों के लिए, पहला ये गलत लग रहा है हम लोगों को, तो इसको काट दो। ये वाला भी देख लो, दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए कि देना चाहिए बच्चों को। जितना आप बच्चों को चार्ट पेपर और कंप्यूटर या जो क्या कहते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से चीजों को दिखाएंगे, बच्चे उतना ही ज्यादा सक्रिय होकर चीजों को सीखने में इंटरेस्ट लेंगे। तो ये भी हमारा गलत पॉइंट है। तीसरा क्या है कि यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करना चाहिए। अच्छा ये बताइए मुझे कि अगर 24 घंटे हैं हमारे पास और हम एक घंटा जो है सुबह निर्धारित कर दें, एक घंटा हम रात में निर्धारित कर दें, तो क्या इस तरह कोई स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमारा ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा अगला जो ऑप्शन है, ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो ये हमारा सही आंसर है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक अपने ही स्कूली पर्यावरण के बारे में सोच करके उत्तर निकालना होता है। लेकिन कभी कभी ना अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन गलत होने का भी चांस होता है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से लगाइए, जिसमें आप वहां देखिए कि कौन सा दृष्टिकोण मान रहा है, ये वही दृष्टिकोण आप भी उसी दृष्टिकोण के अनुरूप आप भी देखने का प्रयास करिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20। कक्षा में कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखो, आपको पता है कि कक्षा में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो है मंद बुद्धि के बालक, एक सामान्य बुद्धि के बालक और एक प्रतिभाशाली बालक जो बहुत तेज होते हैं। उन्हें कोई भी चीज सीखने में एक बार में ही वो सीख जाते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे क्या होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। मुझे तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश नहीं, अगर आप उन्हें बार बार किसी भी वो कोई काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आप उन्हें पहले ही बता देंगे तो उनका इंटरेस्ट हो सकता है उतना ना रहे या आपके अनुरूप काम करने लगे। तो मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सा ना डाउट लग रहा है, तो इसको मैं अभी काट के ही चलूंगी। सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं परिस्थितियों के कारण, तो आप ये भी नहीं थोप सकते उनके ऊपर। तो ये भी मैं काट के चल रही हूँ। भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। देखो, अपेक्षा जहां आए, भावनात्मक आवश्यकताओं को भी देखना चाहिए और संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को भी देखना चाहिए। जहां जिसकी जरूरत है परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है 21। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? देखो, बच्चे क्लास में फेल होते हैं, शिक्षिका तो समान रूप से ही सबको पढ़ा रही है और उसमें कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि वो जो शिक्षिका है उसको अपने क्लासरूम में ऐसा कैसा तरीका अपनाना चाहिए कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं वो भी उतना ही सीखें जितना तीव्र बुद्धि के बालक हैं। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके उत्तीर्ण छात्रों को सुधार और, देखो ये मुझे ना थोड़ा सा सही लग रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के। तीसरा है बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत। देखो, जहां ये वर्ड आपको दिखे ना, तो आप ये अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो ये क्वेश्चन गलत होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि आप कोई भी बच्चों के ऊपर आप कोई भी मानकीकृत करके कोई पाठ्यक्रम थोप नहीं सकते हैं। ये बच्चों के अनुरूप आपको सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मानकीकृत का मतलब होता है कि आप पहले से एक व्यवस्था बनाते हैं और उसके अनुरूप आप बच्चों को ढालते हैं। तो ये नहीं होता है, आप बच्चों की जरूरतों के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन देना है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है। हमारा अगला तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि
आपको मैंने समझा दिया। छात्रों की जीत की पहचान करके उनके माता पिता के घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए क्या करना है, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। चलिए अभी आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूर्व ज्ञान। देखो संरचनावादी अधिगम क्या होता है? संरचनावादी अधिगम, अधिगम पहले समझिए। अधिगम मतलब किसी भी चीज को समझना, सीखना, ही अधिगम का दूसरा नाम है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियां एक साथ क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। हमारा अगला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित है। हमारा अगला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे आप अपनी कक्षा में पढ़ते रहते हैं, तो अगर कोई टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है और उसके आगे सर बता रहे होते हैं, तो आपके अंदर ना खुद में खुद आने लगता है कि हाँ इसके आगे ये है, आप सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है छिप गया है, चलिए मैं इसको बोल देती हूँ आपको। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्व निर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका, छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके। देखिए ये तो गलत है, क्योंकि आप एक दूसरे से तुलना करेंगे तो ये तो गलत है ना, ये निगेटिव वर्ड है। देखो दूसरा है इसका, सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। तीसरा है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। देखिए ये इसका सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि इसमें छात्र ना स्वयं सीखने की अपनी जिम्मेदारी लेता है और वो अपने अंदर सारे कौशल को विकसित करता जाता है, और उसके अंदर जब आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो ये काम और अच्छे से करेगा। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण है इसका, समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए सही है, आर गलत है। क्योंकि देखिए आर क्यों गलत है पहले आप समझ लीजिए। क्योंकि समुदाय को आप क्या निर्देश देंगे? आप अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं ना कि आप समुदाय को आप खुद ही एक निर्देश देंगे कि अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएं, क्या सिखाएं, है ना? समझ आया आपको? चलिए आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन अपना। शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों के डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2, कार्यात्मक स्थिरता या अपसारी। आगे चलते हैं। अन्वेषण
अन्वेषण अधिगम, क्वेश्चन नंबर 26 है। अन्वेषण अधिगम में छात्र, देखिए अन्वेषण क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को खोजना, खोजना ही अन्वेषण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। और चौथा है, पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। तो मुझे ना ये गलत लग रहा है। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए कौन सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्वेषण मतलब कोई खोज करना, विचारों की खोज करना। और देखो उसमें जो है एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। जब आप स्वतंत्र चर को हुबहू रखते हैं और आप आश्रित चर को हुबहू रखते हैं और स्वतंत्र चर में हेरफेर करते हैं, देखिए कोई भी चर में हेरफेर करते हैं तो वहां अन्वेषण होगा। ठीक है, विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं, यही इसका ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, या महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। अधिसंज्ञान। हमारा अगला क्वेश्चन है 28। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अब हमें इसमें सही कथन चुनना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है या 1 है, भावनाएं कूटलेखन एनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं। अच्छा, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो भावनाएं जो होती हैं वो एनकोडिंग, जब आप किसी से अपनी चीजें बता रहे होते तो आपके चेहरे पर एक भाव भंगिमा उभर आती है, ये इतना तो सही है, लेकिन इनका ध्यान प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये पार्ट गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती हैं लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, ये गलत है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, ये सही है। अगला भी देख लेते हैं। अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नहीं, दोनों पड़ सकता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर। नकारात्मक, देखो प्रलोभन, जहां प्रलोभन जैसा शब्द दिखे काट देना। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन देकर, ये भी गलत है। इनाम और पुरस्कार देकर, ये भी गलत है। सीखने का आनंद पैदा करके, ये ऑप्शन सही है। देखिए एक जो प्रेरणा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जैसे इनाम, पुरस्कार, मतलब जो बाहर की चीजें, मोटिवेशन, ये सब बाहरी अभिप्रेरणा होती है। और आंतरिक अभिप्रेरणा, यहाँ आंतरिक की बात कर रहा है। तो सीखने का आनंद, जब उसके अंदर ही, आनंद तो व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, वो कोई बाहर की चीज तो है नहीं। तो जब व्यक्ति खुश रहेगा, उसको चीजों सीखने में इंटरेस्ट आएगा, तो वो जाहिर सी बात है अच्छा सीखेगा। तो इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, रुचि, इच्छा आंतरिक अभिप्रेरणा की उसमें आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 हो गया था, देखते हैं। हाँ 29 हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 30। चलिए इसको बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है। देखिए आप लोग ना कभी भी
बड़ा क्वेश्चन देकर बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि यही बड़ा क्वेश्चन आपको 1 अंक देके जाएगा। जो छोटे क्वेश्चन है उसमें अगर आपको याद है तब आप सही या गलत कर पाएंगे, लेकिन ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप इसको समझ के सही करते हैं तो 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इनको देखकर घबराना नहीं है, इसको बहुत आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन को हमेशा इलिमिनेट की दृष्टि से देखना है। ये नहीं कि हमें ये भी सही लग रहा है, हमें ये भी नहीं, उसमें ये दिख जाता है कि ये ऑप्शन गलत ही है, तो उसको अपने कॉमन सेंस से सही करना होता है। चलिए हम अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों? आप किसी व्यक्ति को दंड देंगे तो, और उसने वो गलत काम किया खुद की अभिप्रेरणा से, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। ये भी गलत है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। तीसरा है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। नहीं, ये भी मुझे गलत लग रहा है। हम अपना अगला देखते हैं। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं। एक दूसरे जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जैसे आपको ये सारे ऑप्शन दिखे, बड़ा क्वेश्चन दिखे और इतने सारे ऑप्शन दिखे, आपको प्रश्न को धैर्य पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप उसमें वही उत्तर चुनिए जो सबसे अच्छा है, और मतलब वो लग रहा है कि आपको ये सही ही होगा, वही उत्तर चुनिए। ये नहीं कि आप सेकंड उत्तर चुनिए। इसमें यही होता है कि आप जो जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको कोई हूबहू नहीं याद कर सकता या पढ़ नहीं सकता, रट नहीं सकता। इसमें आपके कॉमन सेंस की जरूरत होती है। तो जितना जिसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा वो उतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और मेरा ये पहला वीडियो है, अगर इस पे प्रतिक्रिया आप लोगों की अच्छी दिखी तो मैं और वीडियो लाऊंगी। और एसएसटी के लिए मैं शॉर्ट नोट्स जो अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मैंने पहली बार में ही सीटेट 1 महीने में, केवल 1 महीने की पढ़ाई में पास किया है। जो मैंने नोट्स बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर अच्छी प्रतिक्रिया रही तो। और नहीं तो अगर मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं तो मैं शायद 10-15 दिन बना करके शायद मैं बंद भी कर दूं, क्योंकि जब कोई सीखने वाला ही नहीं है तो पढ़ाने से ही क्या फायदा। चलिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग हमारा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जिन सबका फायदा होगा आपका भी फायदा होगा। क्या पता उनके आशीर्वाद से आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।